नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे फूटे जज्बात, असम को सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को असम में नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में असम बायो एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में आपको बता दें पोली प्रोपाइलीन संयंत्र की आधारशिला भी रखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज यहां बांस से एथेनॉल बनाने की शुरुआत हुई है। इसका असम के लोगों को फायदा होगा। सरकार यहां के किसानों को बांस की खेती करने में मदद करेगी और खरीदी भी करेगी। असम और पूर्वोत्तर आत्मनिर्भर भारत अभियान का केंद्र है। पीएम मोदी ने कहा कि असम को 12,000 करोड़ की सौगात दी गई है। ये उद्यम असम के विकास को मदद जो है असम के विकास को मदद और गति देंगी। मैं सभी को प्रोजेक्ट के लिए बधाई देता हूं। भारत दुनिया का सबसे तेजी से विकसित होने वाला देश है। जैसे जैसे भारत विकसित हो रहा है वैसे वैसे बिजली ईंधन की ज़रूरतें बढ़ रही हैं। हम इन चीज़ों के लिए विदेशों पर निर्भर रहे हैं। हमारे पैसों से विदेशों में रोजगार बनते हैं। इसको बदला जाना जरूरी है। भारत आत्मनिर्भर बनने की राह पर अब बढ़ चला है और ये निरंतरता लगातार बनी रहेगी। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का केंद्र है पूर्वोत्तर। ये प्रधानमंत्री ने बात की। पूर्वोत्तर को प्रधानमंत्री मोदी की सौगात भी मिली है। एथेनॉल का प्लांट जो है वो शुरू किया गया है असम में और बांस से एथेनॉल यहां पर बनाया जाएगा जिससे किसानों को लाभ होगा और आत्मनिर्भर भारत का जो केंद्र पूर्वोत्तर को बताया जा रहा है उसमें भी मदद मिलेगी। तो पूर्वोत्तर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम सौगात। अब असम में बांस से बनेगा एथेनॉल। इसके लिए एथेनॉल प्लांट की शुरुआत अब असम में की गई है। किसानों को इस प्लांट लगने से काफी फायदा होने वाला है। बांस की खेती किसान कर सकेंगे और सरकार इन बांसों का उचित मूल्य पर इन बांसों को खरीदेगी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ऊर्जा जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर रहा है लेकिन अब भारत आत्मनिर्भरता की तरफ चल पड़ा है और असम इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। साथियों, आज बैंकों के कार्ड से लेकर मोबाइल फोन, कार, हवाई जहाज और स्पेस मिशन तक हर इलेक्ट्रॉनिक चीज की आत्मा एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक चिप में समाई जाती है। अगर हमें ये सारे सामान भारत में बनाने हैं तो चिप हमारी होनी चाहिए। इसलिए भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया है और इसका बहुत बड़ा आधार आसाम को बनाया है। और अब हम बात करेंगे क्रिकेट मैच पर गुस्सा और गुबार। खबर कानपुर से। पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए उत्तर प्रदेश कानपुर निवासी शुभम दुबे के परिवार का गुस्सा रविवार को उस वक्त फूट पड़ा जब भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर उत्साह का माहौल दिखा। शुभम की पत्नी ऐश्वर्या द्विवेदी और पिता ने बीसीसीआई और भारतीय खिलाड़ियों को आड़े हाथों लिया। पत्नी ऐश्वर्या ने भावुक होकर कहा कि पाकिस्तान के साथ खेलने वाले देशभक्त नहीं गद्दार हैं। पैसे के आगे देशभक्ति फीकी पड़ जाती है। ऐसे गद्दारों की वजह से ही देश गुलाम रहा है। पाकिस्तान से खेलने वाले खिलाड़ियों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये केवल उनका निजी विरोध नहीं है बल्कि 26 उन परिवारों की आवाज है जिन्होंने इस आतंकी हमले में अपने सपूत खोए हैं। ये विरोध हर उस आर्मी फैमिली का है जिसने अपनों को देश की सेवा में खोया है। मैं तो सिर्फ एक आवाज हूं पर आज हर घर से आवाज उठ रही है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने काफिले पर आपको बता दें पर्यटकों पर हमला किया था जिसमें शुभम द्विवेदी
भी शामिल थे और उनकी निर्मम हत्या आतंकवादियों के द्वारा की गई थी। अभी हम जाके उनके बारे में कई रेस्टोरेंट्स में हो रहा है। अभी हम लोग नाम नहीं, अभी हम लोग गाड़ी से आ रहे थे तो इनसे ऑफर्स निकाले हैं कि आज इंडिया पाकिस्तान के मैच में हम जिस दिन मेरे को ये पता चला था कि ऐसा मैच होना है, बीसीसीआई ऐसे मैच में पार्टिसिपेट कर रहा है, उस दिन ही हमारे परिवार ने इस चीज़ का विरोध किया था। मैं और शुभम के फादर, हम सब ने ही विरोध किया था। हमें लगा था शायद ये बात उनके ध्यान में नहीं आई है, हमारे कहने से उन्हें समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम वो परिवार हैं जो इस अटैक में सामने देख के आए हैं, जिन्होंने अपने घर के लोगों को खोया है। तो हमारी बात शायद उनके पास तक पहुंचे, लेकिन कुछ नहीं पहुंचा और आज ये मैच हो रहा है। बिल्कुल, हम जिस दिन से मुझे जानकारी मिली है, पहले दिन से मैं इसका विरोध कर रहा हूँ और अपनी सरकार से मांग कर रहा हूँ, भारत सरकार से, कि तत्काल इसको रोक के स्थगित करें इस कार्यक्रम को। इसके बावजूद हम पीड़ित परिवारों को या शहीद परिवारों का दुख और दर्द को न देखते हुए मैच खेला जा रहा है। अब मैं इस देश की जनता से, इस देश के 140 करोड़ देशवासियों से निवेदन करेंगे कि अपनी ताकत दिखा दें। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर और अगली खबर में हम बात करेंगे बेवजह का ज्ञान, विवादित बयान। दरअसल खबर बुलंदशहर से, जहां जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद सरस्वती ने अब एक बार फिर महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने एक बच्चे की मां बनने वाली महिलाओं को नागिन करार देने में संकोच नहीं किया। मजे की बात यह है कि उन्होंने ये विवादित बयान एक कार्यक्रम में सामने बैठी महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्हें ऐसा ही कारनामा करने वाला ठहराया। हालांकि इसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सहित कुछ अन्य संतों के सुर से सुर मिलाते हुए उन्होंने परिवार को बड़ा करने की सलाह दी। वहीं अगले ही पल दोबारा बेपटरी होते हुए उन्होंने महिलाओं के, आपको बता दें, भविष्य वक्ता बनते हुए 2-2 रुपए में बिकेगी कहने से गुरेज नहीं समझा। नरसिंहानंद ने महिलाओं को सलाह देते हुए कहा कि इसलिए एक बेटे का पागलपन छोड़ो कि कम से कम 2-3 बेटे और एक बेटी होने का प्रयास होना चाहिए। इसके बाद देश की गंगा यमुनी संस्कृति में पलीता लगाते हुए कहा कि एक समस्या मुसलमानों की है, ये एक दिन आपको मारकर घरों पर कब्जा करेंगे, बहन बेटियों को मंडियों में बेचेंगे, बलात्कार करेंगे और रखेल बनाएंगे। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यहां दुर्गापुरम शिव मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में शामिल होने पहुंचे थे, जहां जुटी महिला पुरुष अनुयायियों को वो प्रवचन सुना रहे थे। और हम सबकी रक्षा का दायित्व तुम्हारा है, हमें बचा लो मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं। आपसे कर जोड़कर आप ये समझो कि आपका एक बूढ़ा बाप, ज्यादातर आपके पिता की उम्र का हूं मैं, और जैसे बहन जी बैठी हुई है, माता जी बैठी हुई है, इनके छोटे भाई या बड़े भाई की उम्र का हूं। मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं, अपने बेटों को बचा लो, अपनी बेटियों को बचा लो, अपने पतियों को बचा लो, अपने परिवारों को बचा लो। और अब हम बात करेंगे पोस्टर वार निशाने पर सरकार। लखनऊ में पोस्टरिंग के जरिए सपा की मजबूती की कवायद फिर से एक बार शुरू हो चुकी है। सपा नेता इंजीनियर संदीप विश्वकर्मा का पोस्टर सुर्खियों में है। सपा के प्रदेश मुख्यालय पर लगाया गया पोस्टर में सपा शासन की गिनाई गई हैं बड़ी उपलब्धियां। विश्वकर्मा पूजा पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की, इसमें बात कही गई। समाज के किसी व्यक्ति को पहली बार मिली मंत्री की कुर्सी, जिसकी उन्होंने बात कही। राजनीतिक पहचान सम्मान से नवाजा गया है विश्वकर्मा समाज की, उन्होंने बात कही। भदोही हत्याकांड पीड़ित परिवार को उपलब्ध हुई थी सहायता। भाजपा शासनकाल में समाज के हाथ खाली रहने का दावा किया। पोस्टर में सपा शासन की बड़ी उपलब्धियां गिनाई गई। पोस्टरिंग के जरिए सपा की मजबूती की कवायद जो है वो जारी है। तो विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी की इसमें बात लिखी गई है। विश्वकर्मा समाज को प्रथम मंत्री मिलने की बात कही गई है। राजनीतिक पहचान एवं प्रथम मंत्री की बात कही गई। राजनीतिक पहचान
एवं सम्मान की इसमें बात लिखी गई। इंटर पास युवाओं को ITI की डिग्री देने की बात कही गई। नाबालिग लक्ष्मी विश्वकर्मा भदोही हत्याकांड की इसमें बात कही गई। पीड़ित की आर्थिक मदद की इसमें बात कही गई। तो इसमें मनीष तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, लखनऊ में एक बार फिर से पोस्टर वार शुरू हो चुका है। समाजवादी पार्टी ने पोस्टर लगाकर, इंजीनियर जो संदीप के द्वारा ये पोस्टर लगाया गया, जिसमें उन्होंने तमाम बिंदुओं को रखा है। विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी रद्द, विश्वकर्मा समाज को प्रथम मंत्री 0, राजनीतिक पहचान एवं सम्मान 0, ये तमाम बिंदुओं को अंकित करके ये पोस्टर वार फिर से शुरू किया गया है। अगर आज के पोस्टर वार को देखा जाए तो जिस प्रकार से विश्वकर्मा समाज के द्वारा भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर एक उनका एक अटैक के रूप में देखने को मिल सकता है। जिस प्रकार से वो इस पोस्टर वार के माध्यम से ये उनके द्वारा बताया जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात करती है, वहीं पर हिंदू में आने वाला विश्वकर्मा भी है और विश्वकर्मा के साथ क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। जिस प्रकार से अखिलेश सरकार के समय में विश्वकर्मा पूजन के दिन जो है छुट्टी रहती थी, विश्वकर्मा को लेकर के जो है कई और भी किसी प्रकार का कोई पीड़ित होता था या जिसकी हत्या हुई तो उसको मुआवजा मिलता था, और इन्हीं बिंदुओं के तहत जो है उनको सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से घेरने का उनके द्वारा प्रयास किया गया। उनका साफ तौर से लास्ट बिंदु यही है कि क्या हम विश्वकर्मा जो है क्या हिंदू समाज में नहीं आते हैं क्या। तो इस प्रकार से उनको हिंदू समाज इस पोस्टर के माध्यम बाकी अन्य जातियों को अपने पक्ष में लाने के लिए ये एक पोस्टर देखने को मिला। जिस प्रकार से समाज में जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई का जो है ये जवाब इस पोस्टर के माध्यम से एक विश्वकर्मा समाज की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है देखने को मिला है। अगर हम इससे पहले भी पोस्टर की बात करें तो इससे पहले भी एक पोस्टर वार देखने को मिला था, जिसमें जो है लगातार ये बताया गया था कि किसानों के साथ किस प्रकार से यूरिया को लेकर के ठगी की जा रही है। हमारे काफिले, चाहे वो डिम्पल का काफिला हो या हमारा काफिला हो, तो किस प्रकार से चालान काटे जा रहे हैं। तो इन पहलुओं को लेकर के साथ ही साथ उनका वोट चोर का एक जो नारा था वो उस बैनर पोस्टर में देखने को मिला था। लेकिन आज जहां पर देखा जाए तो ये जाति को लेकर के, और जाति समाजवादी पार्टी खास तौर से ये जानती है कि अगर जाति में विभाजन हो गया तो हमारी जीत जो है 2027 में अवश्य हो जाएगा। अगर धर्म के आधार पर चुनाव होगा तो हमारी हार होगी। तो अखिलेश यादव का ये साफ तौर से ये मानना है किसी भी तरीके से जातियों में अगर विभाजन हुआ तो हिंदू जो जातियां हैं ये अगर इसमें विभाजन होकर के मेरे पक्ष में जो भी जातियां आएंगी उतना ही मेरे लिए 2027 का जो है चुनाव आसान हो जाएगा। तो अखिलेश यादव और उनके जो नेता हैं वो इसी बिंदु पर, इसी PDA के नारे पर जो है अपनी आने वाली सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर धर्म के आधार पर चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अगर हिंदू मुस्लिम पर अगर पूरी तरीके से चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार फिर रिपीट हो जाएगी। तो इसी के तहत जो है ये इस पोस्टर वार को देखा जा सकता है। जी निश्चित रूप से मनीष तिवारी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पोस्टरिंग के जरिए सभा की मजबूती की कवायद शुरू हो चुकी है और ये पहले से हालांकि जारी है। तो समाजवादी पार्टी के द्वारा ये पोस्टर वार की फिर से शुरुआत की गई है। तो फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे चौथे दिन छापेमारी जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं चौथे दिन छापेमारी जारी। खबर उन्नाव से है, जहां आयकर विभाग की छापेमारी रविवार को चौथे दिन भी जारी रही। विभाग की टीमें मिर्जा इंटरनेशनल ग्रुप और रेड टेप कंपनी की इकाइयों में जांच कर रही हैं। फैक्ट्रियों में उत्पादन कार्य पूरी तरह से रुका हुआ है। गुरुवार सुबह 6 बजे लखनऊ और कानपुर आयकर विभाग की संयुक्त टीम ने 10 गाड़ियों के साथ छापेमारी शुरू की। टीम ने अकरमपुर स्थित मिर्जा इंटरनेशनल की 2 यूनिट, यूरो जिमपैक और दही औद्योगिक क्षेत्र की रेड टेप कंपनी की जांच की है। करीब 50 से अधिक आयकर अधिकारी इस कार्रवाई में शामिल रहे।
विभाग ने शामिल हैं। विभाग ने कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और कंप्यूटर डाटा अपने कब्जे में लिया है। तो चौथे दिन भी ये कार्रवाई जो जारी है, आईटी की छापेमारी चौथे दिन भी जारी है। मिर्जा इंटरनेशनल जो नामी की कंपनी है, इस पर जो छापेमारी है वो चौथे दिन भी जारी है। अलग अलग प्रदेशों में यहाँ छापेमारी की जा रही है। उन्नाव में ये चौथे दिन छापेमारी अभी भी जारी है। और अब हम बात करेंगे चौखट पर गुहार मंचलों से परेशान। दरअसल अमरोहा जनपद के रहरा थाना क्षेत्र में छात्रा ने गांव के ही कुछ मंचलों पर लगातार छेड़छाड़ करने का गंभीर आरोप लगाया। छात्रा का कहना है कि पिछले 3 महीने से जब भी वह स्कूल जाती है, गांव के कुछ युवक उसे रास्ते में परेशान करते हैं और अश्लील हरकत करते हैं। परिजनों के साथ छात्रा ने रहरा थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। थाने में कार्रवाई न होने से परेशान होकर छात्रा और उसके परिजन आज रविवार को दोपहर 12 बजे के आसपास पुलिस अधीक्षक से मिलने पहुंचे और लिखित शिकायत भी दी। पीड़िता ने कहा कि वह डरी सहमी रहती है और पढ़ाई प्रभावित हो रही है। परिजनों ने मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि छात्राओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच कर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। मैं स्कूल, एक हमारे गांव का लड़का है सुंदर नाम का और एक सोहित नाम का, ये मुझे आते आते स्कूल छेड़खानी कराएं। 2-3 महीने हो गए, मुझे बहुत परेशाान कर रहे हैं। हमने कानूनी कार्रवाई भी करवाई तो कोई कार्रवाई ना कर रहे। और हम बहुत गरीब आदमी हैं और स्कूल को जाऊँ तो लड़के पीछे लगा रखे हैं मेरे। इन्होंने मारने के टाइम मुझे तहरीर दिए थाने में, तहरीर थाने में दी है, थाने में भी दी और चौकी में भी दी। सुनवाई नहीं हो रही। क्या कह रहे हैं? नु कह में है कभी और दिन आइयो करियो रोज हमें वो दे जावे गोली मना करें, नो भी न हो रही, वो न हो रही। और हिंदी दिवस के अवसर पर सीएम धामी आप क्या कुछ कह रहे हैं और देहरादून में आपको सुनाते हैं। नंदन पंत ने कौसानी की वादियों से देश दुनिया को अपने शब्दों के माध्यम से जोड़ा। वहीं गौरापंत शिवानी जी ने करीब 40 दशक तक अपनी कहानियों और उपन्यासों के माध्यम से उत्तराखंड के जीवन का सजीव चित्रण कर हमारे जैसे युवाओं को प्रभावित किया। जबकि शैलेश मटियानी जी ने, जिनके बारे में अभी आदरणीय सुबोध भाई ने बहुत विस्तार से बताया, कि सामाजिक यथार्थ को अपनी लेखनी में पिरोकर पहाड़ का प्रेमचंद कहलाने का गौरव प्राप्त किया। इसी प्रकार गिरदा की अमर आवाज उत्तराखंड की आत्मा की प्रतिध्वनि थी। उनके जन गीतों ने राज्य आंदोलन में उत्साह और जोश भरकर जनमानस को जागृत और प्रेरित किया। साथ ही शेरदा अनपढ़ जी की रचनाएं हमारे राज्य के लोक जीवन के प्रत्येक रंग को हास्य विनोद के साथ सजीव बनाती हैं। इसी प्रकार हिरदा की रंगीली बिंदी से लेकर त्यार पहाड़ मेर पहाड़ जैसे गीतों ने पहाड़ के दर्द, संघर्ष और गौरव को सुरों की मधुर भाषा में पिरोया। आज के समय में अतुल शर्मा जी, उनियाल जी जैसे रचनाकार और प्रसून जोशी जी जैसे गीतकार और कवि अपनी सृजनात्मक लेखनी से साहित्य की इस समृद्ध परंपरा को न केवल जीवित रख रहे हैं, बल्कि समाज और संस्कृति के नवनिर्माण में भी अपनी बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार साहित्य और संस्कृति के संरक्षण के लिए, उसके प्रोत्साहन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर निरंतर कार्य कर रही है। इस दिशा में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं के संवर्धन और विकास के लिए अत्यंत प्रयास किए जा रहे हैं। हम जहां एक और उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान, साहित्य भूषण और लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के माध्यम से उत्कृष्ट साहित्यकारों को सम्मानित कर रहे हैं, वहीं हिंदी सहित विभिन्न भाषाओं में ग्रंथों के प्रकाशन हेतु अनुदान प्रदान कर नवोदित और उदयमान लेखकों को भी प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। आज इस विशिष्ट अवसर पर हम दीर्घकालीन साहित्य सेवी सम्मान के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले साहित्यकारों को 5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान कर
उनके योगदान को सम्मानित कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा नई पीढ़ी में रचनात्मक सोच और सृजनशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। हम कक्षा 6 से लेकर डिग्री और यूनिवर्सिटी स्तर तक के विद्यार्थियों के लिए रचनात्मक लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 100 से अधिक युवा रचनाकारों को पुरस्कृत भी किया गया है। आज हिंदी दिवस के अवसर पर हमने प्रदेश के हाई स्कूल और इंटर परीक्षा में हिंदी में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं सहित विभिन्न भाषाई प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने वाले 176 विद्यार्थियों को सम्मानित किया है। हमारी सरकार ने बीते 2 वर्षों में 62 साहित्यकारों को उनकी पुस्तकों के प्रकाशन हेतु अनुदान किया है। इस वर्ष भी हमने पुस्तक प्रकाशन को प्रोत्साहित करने के लिए 25 लाख रुपए के विशेष बजट का प्रावधान किया है। हमारी सरकार उत्तराखंड को साहित्यिक पर्यटन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए प्रयासरत है। इस दिशा में उत्तराखंड भाषा संस्थान द्वारा 2 साहित्य ग्रामों की स्थापना की जा रही है, जहां साहित्यकारों के लिए आवासीय सुविधा, आधुनिक पुस्तकालय, संगोष्ठी कक्ष और अध्ययन स्थल जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ये सभी पहले न केवल साहित्य साधकों के सृजन के लिए एक अनुकूल वातावरण प्रदान करेगी, बल्कि उत्तराखंड की साहित्यिक विरासत को और अधिक समृद्ध बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। भाइयों बहनों, भारत का साहित्य सदियों से ही अपनी वैचारिक संपन्नता के कारण विश्व भर में अपना विशिष्ट स्थान रखता है, परंतु समय समय पर विदेशी आक्रांताओं ने हमारी समृद्ध साहित्यिक विरासत और इतिहास को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत तोड़ मरोड़कर प्रस्तुत किया। दुर्भाग्यवश पूर्व की सरकारों ने ठीक करने के बजाय तुष्टीकरण के चलते नजरअंदाज किया, जिससे हमारी गौरवशाली साहित्यिक धरोहर आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सांस्कृतिक और साहित्यिक विरासत को हर स्थान पर मिल रहा है। उन्हीं से प्रेरणा लेते हुए हमारी सरकार भी भाषा संस्थान के माध्यम से राज्य के बिखरे हुए साहित्य को संरक्षित, संकलित और पुनर्स्थापित करने के लिए ठोस कार्य कर रही है। साथ ही हम स्थानीय भाषाओं और बोलियों के संरक्षण के लिए भी सतत प्रयास कर रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां अपनी समृद्ध भाषाई विरासत से जुड़ी रहे और ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहे। मेरा मानना है कि हमारे पूर्वजों के द्वारा सौंपी गई साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि हमारी पहचान और सभ्यता की नींव है। इसलिए इन्हें सुरक्षित रखना हम सभी का नैतिक दायित्व और कर्तव्य दोनों ही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी इसी प्रकार अपने लेखन से हमारी साहित्यिक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने में अपना योगदान देते रहेंगे और हम सब मिलकर अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ हिंदी को विश्व की सर्वश्रेष्ठ भाषा के रूप में स्थापित करने में अवश्य सफल होंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी सम्मानित जनों को पुनः हिंदी दिवस की मैं शुभकामनाएं देता हूं और ये क्रम हमारा आगे भी इसी प्रकार चलता रहेगा। हमारे माननीय मंत्री जी, अन्य हमारे सदस्य जो साधारण बैठक में हमेशा उनके जो नवाचार को बढ़ाने के सुझाव आए थे, और निकट भविष्य में हम इसका और विस्तार करेंगे। जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं आज सच में बहुत मन को संतोष हो रहा है कि जिस प्रकार के योगदान देने वाले कुछ लोग हमारे बीच में हैं जो नहीं हैं, उनको भी सम्मान देकर ऐसा लग रहा है कि हम सब स्वयं सम्मानित हो रहे हैं। तो मैं पुनः आप सभी को एक बार फिर से बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।
तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आप सुन रहे थे, जो हिंदी दिवस पर हिंदी साहित्यिक समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए, लोगों को सम्मानित किया और उन्होंने हिंदी की सेवा को लेकर उन्होंने कहा कि तमाम चीज़ें हो रही हैं और कई कामों को लेकर उन्होंने संतोष भी जताया। तो फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ